जय श्री राम साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सातवां घर और उसके लॉर्ड, उसके स्वामी की आपकी मैरिड लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी को कैसे ये शेप करता है। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो आपको एक क्लियर आइडिया यहां जरूर मिल जाएगा कि आपकी शादी कैसी रही और उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं साथियों। जो आपका सातवां घर होता है वो डायरेक्टली आपकी मैरिड लाइफ होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये वही घर है जो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और कमिटमेंट सब कुछ दिखाता है। और इसका नेचुरल कारक कौन है? शुक्र ग्रह। शुक्र को हम शादी का मेन कारक ग्रह मानते हैं क्योंकि ये लव, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग और रिलेशनशिप की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, सिर्फ शुक्र ही रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गहराई में उतरे और हाउस के यूटिलाइजेशन की टेक्निक को अगर यूज करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि शनि भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है शादी के लिए। आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए, शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, शादी चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से, धैर्य से, पेशेंस। ये सारी क्वालिटीज शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आसान भाषा में इसे समझें। मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, उसके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी जमीन है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसके पास लोग नहीं है उसे मैनेज करने के लिए, एक सिस्टम नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। तो क्या वो जमीन को से कुछ उगा पाएगा, कुछ निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। कुंडली में भी अगर आप देखें तो सातवां घर एक स्ट्रक्चर है, एक पोटेंशियल है, लेकिन उसे चलाने के लिए शुक्र की बॉन्डिंग चाहिए साथी, शनि का सिस्टम भी चाहिए, तभी मैरिज एक्चुअली काम करती है। तो आज की वीडियो में हम इसी को गहराई से समझेंगे कि सातवां घर और उसका स्वामी आपकी शादीशुदा जिंदगी को एग्जैक्टली कैसे कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझिएगा, अगर आपके सातवें स्थान पर शनि का प्रॉपर असर, इंपैक्ट अगर नहीं होगा, कनेक्शन नहीं बनेगा, तो शादी में वो स्टेबिलिटी, वो स्ट्रक्चर, वो सिस्टम नहीं बनेगा। देखिए, आपकी कुंडली में शनि की जो पोजीशन होती है वो एक्चुअली ये बता देती है कि आपकी शादी से कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, कितना गेन मिलेगा, और वो गेन स्टेबल होगा या स्ट्रगल के साथ आएगा, ये भी पता चल जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, कोई भी घर हो, अगर उसको, अगर आपको उसके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए ही होती है। जैसे 10वें घर को पूरे तरीके से एक्टिवेट करने के लिए मंगल ग्रह की एनर्जी की जरूरत होती है, वैसे ही सातवें घर यानी शादी के और पार्टनरशिप के घर को प्रॉपरली रन करने के लिए शनि की एनर्जी बहुत जरूरी है। क्योंकि शादी का घर होता है सातवां, उससे चौथा घर होता है 10वां घर जो शनि का घर है, तो शादी का सुख शनि ही दिखाएगा। शादी सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है साथियों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाउंड्रीज है, आपका कमिटमेंट है, ये सारी चीजें शनि ही कंट्रोल करता है। एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन समझिए, जैसे ही शादी होती है आप नोटिस करोगे कि अचानक से लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं, आपको पहले जैसी एक फ्रीडम फील नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शनि बाउंड्रीज बनाते हैं, आपकी हदें तय कर देते हैं। जब आप किसी भी तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, अब आप नए तरीके से, आप अपने एक्शंस, अपने शब्द और अपने बिहेवियर को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। शादी से पहले आप फ्रीली किसी से भी बात कर लेते थे, लेकिन शादी के बाद अगर आप सेम तरीके से बिहेव करोगे तो सोसाइटी आपको जज करना शुरू कर देगी। आपके इंटेंशंस क्या है ये कोई नहीं देखेगा, लोग सिर्फ आपका बिहेवियर देखेंगे। और यहीं से शनि का रियल रोल शुरू होता है साथियों, आपको बाउंड्रीज, आपकी हदें सिखाना, आपको डिसिप्लिन में लाना, आपको जिम्मेदार बनाना। तो नेचुरली क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, आपका बोलने का तरीका चेंज होता है, आपका ओवरऑल बिहेवियर मैच्योर होता है। और यही मैरिज का एक छुपा हुआ लेसन है, क्योंकि लगन क्या है वो आप खुद हो, और सातवां घर क्या है कि दुनिया आपको कैसे देख रही है वो सातवें घर से पता चलता है। तो शादी के बाद आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हो, आप एक अपनी इमेज बन जाते हो, और उस इमेज को मेंटेन करना यही शनि आपको सिखाते हैं। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और पकड़िएगा, शादी के बाद सबसे बड़ा चेंज कहां पर आता है? लोग आपको कैसे देखने लगते हैं।
आप खुद भी नोटिस करेंगे, लोग बोलते हैं यार ये शादी के बाद बदल गया, बहुत मैच्योर हो गया, या फिर थोड़ा रूड हो गया। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे सीधा सीधा शनि का रोल है। शनि आपको शेप करते हैं, आपकी मैरिड लाइफ आपको क्या देगी, आपकी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आएंगे, ये सब डिसाइड शनि करते हैं। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन से, चाहे वो बर्थ चार्ट से, चाहे नवमशा चार्ट से, चाहे दशमशा चार्ट से, वो शनि ही डिसाइड करेंगे। इसलिए अगर आपको शादी को सही तरीके से समझना है ज्योतिष में, तो शनि को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट को समझते हैं। अगर आपके 7वें घर में मंगल ग्रह आ जाए, तो वहां पर एरीज या स्कॉर्पियो की एनर्जी आ चुकी है, ये समझ लीजिए। या अगर वो राशि पड़ जाए मंगल की, या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या 7वें घर का मालिक मंगल की इन राशियों में चला जाए, या मंगल से युति बना ले, तो क्या होगा? सबसे पहले मंगल को समझो। मंगल कौन है? मंगल सेनापति है, कमांडर है, एक्शन लेने वाला है, अग्रेसिव है, फियरलेस है। मंगल किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अथॉरिटी से चलता है। और जब उसे क्लियर डायरेक्शन अगर ना मिले, तो वो खुद ही एक्शन लेने लगता है। अब इमेजिन करो, ये एनर्जी बैठी कहां पर है? मैरिज के घर में, शादी के घर में, जहां पर क्या चाहिए? चाहिए तो था वहां एडजस्टमेंट, धैर्य, समझ, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मंगल वहां पर क्या लेकर आएगा? एक्शन, रिएक्शन, डोमिनेशन। यही मिसमैच प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए जनरली क्या देखने को मिलता है साथियों? ईगो के इश्यूज आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर भड़कना, रिश्तों में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है, पार्टनर के साथ में क्लैश बढ़ जाते हैं। और ये वन साइडेड कभी नहीं होता, क्योंकि जब मंगल 7वें घर में बैठता है या कनेक्शन बनाता है, तो वो सामने वाले पार्टनर को भी सेम एनर्जी दे देता है, और साथ ही आपकी पर्सनैलिटी पर भी इसका असर डालता है। मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन बढ़ता है, आपके अकेले का नहीं, पार्टनर का भी बढ़ता है, क्योंकि पार्टनर का ही तो घर है वो। रिलेशनशिप में हीट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको उस एनर्जी को बैलेंस करना ही पड़ेगा। सबसे सिंपल रेमेडी क्या है इसके लिए? मंगल का कनेक्शन हनुमान जी से। तो आप मंगलवार और शनिवार को अपने पार्टनर के साथ हनुमान मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, पान के पत्ते की माला हनुमान जी को अर्पित कीजिए। पान के पत्तों की माला का लॉजिक क्या है? लोग सोचते होंगे कि पान के पत्तों की माला क्यों चढ़ाई जाती है। देखिए, पान जो है वो बॉडी को कूल करता है, बैलेंस करता है बॉडी में। हम लोग पहले के जमाने में आप देखते होंगे, आप ही के परिवार में लोग खाना खाने के बाद पान खाते थे, पाचन शक्ति को कंट्रोल कर देता था, बैलेंस बनाता था। उसी तरीके से रेमेडी आपकी कुंडली में मंगल को भी कूल डाउन कर देगी ये वाली। आप हनुमान जी को यानी मंगल को पान के पत्ते दे रहे हैं, तो पान के पत्तों मंगल को कूल डाउन करेंगे। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके रिएक्शंस कम हो गए, झगड़े कम हो गए, और रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आने लगी। तो समझिए साथियों, शादी सिर्फ प्यार प्रेम नहीं है, ये एनर्जी को बैलेंस करने का एक असली गेम है। तो अगर आप सही ग्रह को सही तरीके से समझ गए, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। और एक गहरी चीज समझो, जब आप ये रेमेडी करते हो, तो सिर्फ मंगल ही बैलेंस नहीं होता, आपका बुध भी एक्टिवेटेड होता है। बुध क्या है? दिमाग, लॉजिक, समझदारी, सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि वो हरे पत्ते हैं पान, मतलब धीरे धीरे आपके अंदर वो समझ आनी शुरू हो जाती है कि हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा, दो लोग बात कर रहे हैं, एक चिल्ला रहा है और दूसरा भी चिल्लाने अगर लगे, तो बात कहां जाएगी? सिर्फ लड़ाई में जाएगी। लेकिन अगर एक शांत हो जाए, तो सिचुएशन वही कंट्रोल भी हो सकती है। अब ये शांत कब होना है, ये समझ कौन देता है? बुद्ध देता है। तो जैसे जैसे आप रेमेडी को फॉलो करते हो, आप नोटिस करने लग जाओगे कि आप पहले जैसा इंपल्सिव रिएक्ट नहीं कर रहे, आप सोच समझ कर बोल रहे हो। मतलब आप मंगल की अग्रेशन कम करके बुध की इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू कर देते हो। और जब मंगल और बुध साथ में बैलेंस अगर हो जाए किसी कुंडली में, तो क्या बनता है? एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन जाता है। आप अपनी बात रखोगे भी और झगड़ा भी अवॉइड करोगे, यानी बैलेंस के साथ बात करना सीख जाओगे। एक और इंटरेस्टिंग एनर्जी समझिए, अगर आपके 7वें घर में स्कॉर्पियो की एनर्जी हुई, यानी कि स्कॉर्पियो साइन पड़ता, यस, इनडायरेक्टली केतु का इन्फ्लुएंस अगर वहां पर मान लीजिए आ जाए, केतु कनेक्शन बना ले 7वें घर से,
तो लोग अक्सर डर जाते हैं, कहते हैं कि केतु तो ब्रेक्स का कारक है, सेपरेशन का कारक है, लॉस से जोड़ देते हैं, लोगों को डर लगता है केतु से। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। केतु सिर्फ तोड़ता नहीं है साथियों, केतु आपको एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग भी देता है। इसे समझो, जब तक आप पुरानी चीज छोड़ोगे नहीं तब तक नई चीज आएगी कैसे? तो केतु क्या करता है, आपको पुराने पैटर्न से बाहर निकालने का काम करता है और नए एक्सपीरियंस की तरफ पुश करता है। तो शादी में इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सोचिए। जब सातवें घर में केतु की एनर्जी आ जाए तो इंसान रिलेशनशिप में बार बार कुछ नया ढूंढने लगता है। अगर सब सेम रूटीन में चलता रहा तो बोर हो जाएगा, डिस्कनेक्ट फील करेगा पार्टनर से, या डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है शादी में। अब इसकी रेमेडी क्या है? केतु अगर सातवें से कनेक्शन बना ले, बहुत सिंपल है, आपको अपने पार्टनर के साथ में नई एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करते रहना है, साथ में ट्रैवल करना है नई नई जगहों पे, कुछ दोनों मिलकर साथ में कुछ नया सीखो, नए एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करो। मतलब रिलेशनशिप को स्टैग्नेंट मत होने दो। बहुत अच्छी रेमेडी। एक लास्ट डीप पॉइंट और समझिए, केतु जहां पर भी बैठता है कुंडली में, वो एरिया आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर भी दिखाता है, कहां पे आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, और उसी डिजायर को, उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश दूसरी तरफ से सामने वाले घर में से राहु करता है। चाहता केतु है, पूरा राहु करता है। तो जब आप इस एनर्जी को समझ लेते हो ना, राहु केतु को, ये जो एक्सिस है, तो आप ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली रिलेशनशिप को धीरे धीरे ग्रो करते हो। और यही डिफरेंस है सिर्फ शादी निभाने में और सच में एक स्ट्रांग शादी बनाने में। एक क्रूशियल पॉइंट है यहां पर, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा मिस कर देते हैं चीजों को। वो ये है कि आपकी कुंडली में शनि और सूर्य का बैलेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। शनि और सूर्य का बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप मैरिज की बात आए तो। पांचवी राशि का मालिक सूर्य है, पांचवां घर प्रेम का है, और शनि शादी का सुख है, 10वां घर, 7th से 4th। अगर शनि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया चार्ट में, तो वो स्टेबिलिटी तो दे देगा, लेकिन साथ ही करियर और लाइफ में प्रेशर भी बढ़ा सकता है। अगर सातवें स्थान में, सातवें घर में सूर्य बैठ जाए, तो जनरली आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, जीवन साथी स्ट्रांग पोजीशन में होता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे अथॉरिटी का रोल हो, दबंग रोल हो, लीडरशिप की पोजीशन पर हो। मतलब आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बॉस टाइप की एनर्जी लेकर आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? शनि और सूर्य की एनर्जी का नेचुरली अपोजिट है। एक एडजस्टमेंट चाहता है और दूसरा अथॉरिटी चाहता है। शनि चाहता है कि एडजस्ट करो, बैलेंस बनाओ। तुला में उच्च का हो जाता है बैलेंस, तराजू की राशि, वहां पर शनि उच्च है। और सूर्य कहता है अथॉरिटी का है, राजा, मेरी बात मानो। तो जब ये दोनों क्लैश करते हैं तो शादीशुदा जिंदगी में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है, अगर आपकी शादी स्ट्रांग हो रही है, रिश्ता मजबूत हो रहा है, और उसी समय पर आपका सूर्य अगर कमजोर पड़ने लगे, तो इसका असर कहां पर आएगा? आपके फादर की हेल्थ पर, फादर के करियर पर, फादर के साथ आपके रिलेशनशिप्स पर, क्योंकि सूर्य फादर का कारक भी है। मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, आपको कुछ मिल रहा है तो कहीं कुछ बैलेंस भी हो रहा है। इसलिए यहां ब्लाइंडली खुश होना नहीं है, या पूरे तरीके से डरना भी नहीं, समझदारी से बैलेंस बनाना। अगर सातवें भाव में सूर्य है तो ईगो इश्यूज बहुत नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। मेरी बात ही सही है, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? और क्योंकि सूर्य आपकी पर्सनैलिटी यानी फर्स्ट हाउस पर यहां से दृष्टि भी डाल रहा है, सातवें घर से आठवें पहले घर को देख रहा है, तो आप खुद भी थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हो, सोने पे सुहागा। तो यहां सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ईगो को कंट्रोल कीजिए। एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आप दोनों मतलब आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू कीजिए। इससे क्या होगा? जीवन में शांति आएगी, ईगो बैलेंस होगा, रिलेशनशिप स्टेबल होगी। अगर आपके सातवें घर का लॉर्ड आपके पहले घर में आ जाए तो क्या होगा? शादी के बाद आप बहुत ज्यादा चेंज हो जाओगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी के घर में आ गया है।
तो शादी हुई, ट्रिगर हुआ पहला घर। ध्यान से समझिएगा, ये चेंज हमेशा अंदर से नहीं आता, ये आता है इस वजह से कि लोग आपको कैसे देखना चाहते हैं, इसलिए। मतलब आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी से ज्यादा दूसरों की खुशी के लिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीने लग जाते हो। और यहां सबसे बड़ा रोल किसका होता है? आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का। क्योंकि जब सातवें का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाता है तो स्पाउस की एनर्जी सीधे सीधे आपकी पर्सनैलिटी पर हावी हो जाती है, आ जाती है। मतलब आपके जीवन साथी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग में उनका इफेक्ट, उनका असर, उनका हस्तक्षेप जीवन में बढ़ जाएगा। कई बार उनका डोमिनेंस भी देखने को मिलेगा। और अगर बैलेंस नहीं रखा तो धीरे धीरे आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को ही खो जाओगे, खो दोगे, भूल जाओगे कि आप क्या थे शादी से पहले। तो यह सबक क्या है, सीख क्या है? एडजस्टमेंट करो, लेकिन ओवर एडजस्ट मत करो। पार्टनर कुछ सुनो, लेकिन खुद को भी इग्नोर मत करो, अपनी बात भी रखो। एक सीमाएं बनाओ, बाउंड्री बनाओ, अपनी बातों को दोनों क्लियर रखो। वरना लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आप अंदर से इनसिक्योर हो जाओगे, लोगों से डरने लगोगे और खुद की आवाज ही खो दोगे। और इसका पॉजिटिव साइड भी है, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। मतलब ये प्लेसमेंट अच्छा भी हो सकता है और चैलेंजिंग भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है आप बैलेंस बनाते कैसे हो। और ये एस्ट्रोलॉजी का रियल गेम है साथियों। प्लेसमेंट वही है, रिजल्ट आपका हैंडलिंग डिसाइड करता है। एक और जबरदस्त कॉम्बिनेशन समझिए, जब आपके सातवें घर का मालिक सीधे दूसरे घर में आकर बैठ जाए, सेवंथ का लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो सबसे पहला असर क्या आता है? रिसोर्सेज बढ़ने लगते हैं। मतलब शादी के बाद आप ऐसा नोटिस करोगे, इनकम में ग्रोथ हुई है, फैमिली का सपोर्ट बढ़ा है और ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ने लगी है, ऐसा महसूस करोगे। क्योंकि शादी का मालिक वहां गया, शादी हुई, वो ट्रिगर हो गया। साथ ही एक और चीज क्लियर दिखने लगती है, खाने की हैबिट में चेंज आ गया, फूड हैबिट्स में। सेकंड हाउस फूड का है। ये चेंज कैसा होगा? ये डिपेंड करेगा वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है। मान लो वहां पर गुरु बैठा है, तो क्या होगा? गुरु आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे करेगा। आप सात्विक खाना शुरू कर सकते हो, समय पे खाना खाने लग जाओगे, शादी के बाद डाइजेशन का ध्यान रखोगे, मंदिर जाना आपका अचानक से बढ़ जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जीवन साथी की एनर्जी, सातवें घर की एनर्जी आपको उस दिशा में पुश कर रही है। लेकिन अगर वहां पर मान लीजिए राहु बैठ जाए सातवें का लॉर्ड बन, तो पिक्चर बदल जाएगी। मतलब आपकी आदतें गलत डेवलप हो सकती हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की टेंडेंसी, रिस्क या इलीगल टाइप के कामों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मतलब स्पाउस की तरफ से ऐसी इन्फ्लुएंस आ सकती है जो आपको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी लेकर चला जाए। और अगर वहां पर बुध हो, किसी प्लैनेट को अगर बुध को पकड़े, तो क्या होगा? आपकी नई हॉबीज डेवलपमेंट आप में हो जाएगा, आपकी नई इच्छाएं, नई हॉबीज आप में आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बेहतर हो जाएगी, पहले से ज्यादा बात करने लग जाओगे आप, माइंड आपका पहले से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ग्रोथ आएगी, लेकिन मेंटल और स्किल लेवल पर ग्रोथ जरूर आएगी। ओवरऑल पिक्चर समझो, जब सातवें का लॉर्ड दूसरे घर में आए तो शादी के बाद लाइफ रिसोर्सफुल बन जाती है, पैसा आता है, अपॉर्चुनिटीज आती है, लाइफस्टाइल चेंज होती है। लेकिन यहां पर एक कैच है, आपको अपने इन लॉज पर यानी अपने ससुराल वालों पर ओवर डिपेंडेंट यहां नहीं होना है। वो वहां से आपके आठवें घर पे दृष्टि डाल रहा है, सातवें का मालिक सेकंड में जाकर आठवें पे दृष्टि डाल रहा है, जो आपके ससुराल का घर है। यहां पर एक हिडन टेंडेंसी होती है, ससुराल वालों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करवा देता है। अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे तो रिसोर्सेज के साथ में रिलेशनशिप में इश्यूज भी आ सकते हैं। सिंपल सा रूल याद रखो, ये कॉम्बिनेशन ग्रोथ जरूर देगा, लेकिन साथ में टेस्ट भी देगा। आप रिसोर्सेज को कैसे हैंडल करते हो और रिलेशनशिप को कितना बैलेंस रखते हो, ये आपके ऊपर। अब अगला बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन भी समझाता हूं, समझिएगा। जब आपके सातवें स्थान का मालिक तीसरे घर में जाकर बैठा, तीसरे घर में अगर आ गया सातवें का लॉर्ड, तो यहां चीजें थोड़ी स्ट्रेट नहीं रहती हैं, थोड़ी सी मिली जुली हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब पहले तीसरे घर को समझो क्या है। तीसरा घर क्या है? कम्युनिकेशन का घर है, करेज का घर है, साहस का घर है, डिजायर्स का घर है। और एक लेवल पर आपका सबकॉन्शियस एक्सप्रेशन भी यही घर बताता है। मतलब जो चीजें आप ओपनली नहीं दिखाते वो यहां से, जो अंदर चल रहा होता है वो तीसरे घर से जुड़ा होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात,
तीसरा और नवा घर मिलकर एक एक्सिस बनाते हैं। थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस का एक 180 डिग्री का एक्सिस, जहां अक्सर राहु और केतु का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है यहां पर। तो जब सेवंथ का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो रिलेशनशिप में ये सारी एनर्जीज मिक्स हो जाती। मतलब प्रैक्टिकली होता क्या है, थिंकिंग और आपकी डिजायर्स थोड़ी अनयूजुअल हो सकती है, अट्रैक्शन पैटर्न अलग हो सकता है, इंसान कभी कभी सोसाइटी से हटकर चॉइसेस ले सकता है, क्योंकि यहां राहु केतु का एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है, भले ही वो खुद ही आना हो। तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ एक प्लेनेट को ही नहीं देखना है, बल्कि मल्टीपल चीजों को भी देखना है। सेवंथ लॉर्ड को देखिए, राहु केतु को देखिए, और साथ में शनि और शुक्र को भी देखिए। मतलब पूरा इक्वेशन थोड़ा लेयर्ड हो जाता है, मल्टीपल लेयर्स को खोलेंगे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस यहां पर क्या दूंगा, इस प्लेसमेंट में सबकॉन्शियस कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। मतलब सिर्फ अट्रैक्शन या लाइकिंग ही काफी नहीं होगी, आपकी डेली की थिंकिंग, डेली का बिलीफ सिस्टम और आपकी आदतें क्या वो मैच भी करती है नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर ये मैच नहीं करती तो रिलेशनशिप में बार बार क्लैश आ सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसका उपाय क्या, रेमेडी क्या। देखिए, पार्टनर को अच्छे से जानो, जल्दी डिसीजन मत लो रिलेशनशिप में, प्रेफरेबली उसी से शादी करो जिसे तुम ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि तीसरे घर में आ चुका है सातवें का मालिक। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को खुद समझो पहले, आप अंदर से चाहते क्या हो, किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो, ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। एक फाइनल पॉइंट समझो साथी, अगर इस प्लेसमेंट पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एस्पेक्ट हो तो ये क्रिएटिव कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी दे सकता है। लेकिन अगर इंबैलेंस हो गया तो कंफ्यूजन होगा, मिसमैच होगा और लॉन्ग टर्म के इश्यूज भी दे सकता है। तो यहां पर की क्या है, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और सही पार्टनर का सिलेक्शन भी होना चाहिए, और ये करना आप ही को है। और बाकी की चीजें एस्ट्रोलॉजी आपको सिखा देती है, संकेत दे देती है। तो फाइनल डिसीजन आपका हमेशा आप ही का होता है। अब समझिए एक बहुत ही पावरफुल और जनरली पॉजिटिव प्लेसमेंट, जब आपके सातवें घर का मालिक चौथे घर में आकर बैठ जाता है, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सातवें से चौथा घर 10वां बन जाता है, शनि का एक्टिवेशन हो जाता है, शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे ही शादी होती है, आप अपने घर में, अपने एनवायरनमेंट में एक अलग ही नर्चरिंग एनर्जी को महसूस करने लगते हो, एक खुशनुमा जिंदगी, सुख, आपकी इमोशनल, आपको आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपके बेसिक वैल्यूज इंप्रूव होते हैं, और लाइफ धीरे धीरे स्टेबल डायरेक्शन में जाने लग जाती है। चौथा घर है ही क्या, माता, होम का एनवायरनमेंट, आपके अंदर शांति जो है, इनर पीस, आपकी बेसिक वैल्यूज जो बचपन से आपको मिली है। और यहां पर अगर सातवें घर का मालिक आ जाता है तो स्पाउस यानी जीवन साथी का इंपैक्ट सीधा सीधा आपकी अंदर की जिंदगी, इनर लाइफ पर पड़ता है, आंतरिक मन को छूता है। मतलब आपकी सोच बदलती है, आपका नेचर मेच्योर होता है, और कई बार करियर में भी राइज देखने को मिलता है। साथ ही प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, घर में पैसा आ सकता है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इंप्रूव होती है। लेकिन यहां पर एक सवाल कैच भी है, ध्यान से समझिएगा। चौथा घर सिर्फ कंफर्ट नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का फाउंडेशन है। जो वैल्यूज आपको घर से मिले वही आपके जीवन को शेप देती है। और जब आपका जीवन साथी यहाँ पर आ गया, वो ग्रह उसका आ गया सातवें घर का, तो वो सिर्फ पार्टनर नहीं रहता, वो आपकी लाइफ का डायरेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करेगा, आपके जीवन को एक दिशा देगा, एक नया मोड़ देगा। मतलब आपका फ्यूचर कर्मा भी कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की एनर्जी से जुड़ने लगता है शादी के बाद। अब एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन समझिए, इस प्लेसमेंट में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शादी के बाद घर बदलता है, लोकेशन चेंज होती है, इंटीरियर चेंज होता है, या घर का पूरा सेटअप ही बदल जाता है, क्योंकि चौथा घर आपका लिविंग स्पेस। यहां सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी, अगर इस प्लेसमेंट के बाद भी मैरिड लाइफ स्मूथ नहीं चल रही तो एक चीज जरूर चेक कर लो कि घर का एनवायरनमेंट सही है या नहीं है। यहाँ वास्तु का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर घर का सेटअप, एनर्जी और प्लेसमेंट गलत है तो वो आपकी रिलेशनशिप को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो करना क्या है, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करो, पार्टनर के साथ कॉमन बिलीफ सिस्टम रखो। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि आप डेली को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए घर में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए,
बहुत जरूरी। ये प्लेसमेंट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी जरूर देता है, लेकिन शर्त एक ही है, आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। और अगर वो सही है तो ये प्लेसमेंट जीवन को नेक्स्ट लेवल पर जरूर ले जा सकता है। और अगर ये गलत है तो वह चीज प्रॉब्लम भी बन सकती है। देखिए, घूम फिर के कुल मिलाकर शनि यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। चौथा घर सातवें घर से 10वां होता है। शनि मांगता है सिस्टम, प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए घर में हर चीज की। इसलिए यहां पर की क्या है, एक राइट पार्टनर हो, एक राइट एनवायरनमेंट हो, तभी स्ट्रांग मैरिड लाइफ बनेगी। अब एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड प्लेसमेंट पर आते हैं। जब आपके सातवें घर का मालिक पांचवें घर में जाकर बैठता है तो सबसे पहले एक बात समझ लो, इसे कई ग्रंथों में एवरेज या फिर वीक कॉम्बिनेशन भी कहा गया है, लेकिन इसका कारण समझना बहुत जरूरी है। आप तो ज्योतिष सीख रहे हैं। देखिए, पंचम भाव क्या है? पांचवा घर लव, रोमांस, इंटेलिजेंस, पास्ट लाइफ, पुण्य, पूर्व जन्म के जो कर्म है। और सप्तम हाउस क्या है? मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो आपकी शादी सीधे सीधे आपके पूर्व पुण्य से कनेक्ट हो जाती है। मतलब क्या है? यहां पर आपकी फ्री विल थोड़ी कम हो जाती है, चीजें प्री डिटरमाइंड फील होती है, जैसे रिलेशनशिप ऑलरेडी स्क्रिप्टेड हो। और यही रीजन है कि इस कॉम्बिनेशन को कभी कभी चैलेंजिंग कहा जाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है। अगर आपके पास्ट कर्म अच्छे हैं तो आपको रिलेशनशिप में बहुत अच्छा पार्टनर मिले और लाइफ स्मूथ चलेगी। तो ये प्लेसमेंट अच्छा भी हो सकता है और ट्रिकी भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बार लव मैरिज की तरफ इशारा करता है। और अगर साथ में राहु हो और शुक्र का कनेक्शन भी बन जाए तो चांसेस और स्ट्रांग हो जाते हैं। आप कास्ट या कम्युनिटी के बाहर शादी करेंगे, ऐसे योग बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहां पर क्या है? आपको अपने पार्टनर की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस वक्त। क्यों? क्योंकि पंचम हाउस आपका पुण्य है और वही पार्टनर से जुड़ गया है। मतलब अगर आप पार्टनर को नीचे गिराते हो तो इनडायरेक्टली आपका ओन कर्मा भी इंपैक्ट होता है। और अगर आप पार्टनर को अपलिफ्ट करते हो तो आप खुद भी ग्रो करते हो। एक पावरफुल रेमेडी देता हूं। पंचम हाउस में सूर्य का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, पांचवी राशि सूर्य की है। तो आप अपने पार्टनर को ऐसे नाम या निकनेम से बुलाना शुरू करो जो सूर्य की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट, पावर, रेस्पेक्ट वाले नेम, जिससे इज्जत बढ़े उसकी। ये छोटा सा एक चेंज रिलेशनशिप की एनर्जी को अपलिफ्ट कर देता है। इस प्लेसमेंट में कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका। जैसे जैसे कम्युनिकेशन कम होगा वैसे वैसे रिलेशनशिप आपके वीक होती चली जाएगी और सरप्राइजिंगली दोनों का करियर भी इससे प्रभावित होगा ही होगा। बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, बैठो बातें करो एक दूसरे को। खासकर आप अपने पार्टनर को एक ऐसे इज्जत भरे नाम से बुलाओ जिसमें सूर्य का संबंध हो। ये कॉम्बिनेशन आपको कार्मिक रिलेशनशिप देता है। अब ये स्वर्ग बनेगा या नर्क, ये डिपेंड करता है आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करते हो और कम्युनिकेशन कितना ज्यादा क्लियर रखते हो। अब एक ऐसे कॉम्बिनेशन पर आते हैं जिसे लोग बिना समझे सीधे खराब बोल देते हैं, कह देते हैं बेकार है। जब आपके सातवें घर का मालिक आपके छठे घर में जाकर बैठता है तो लोग तुरंत कह देते हैं रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, प्रॉब्लम का घर है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती साथियों, ये ज्योतिष है। पहले छठे घर को सही तरीके से समझो। छठा घर सिर्फ प्रॉब्लम्स का ही घर नहीं होता है साथियों, इस बात को आपको समझना हो। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी देने वाला घर भी है। यहाँ जो भी ग्रह बैठता है वो एक्चुअली आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम कर सकता है, करता है। सातवें घर का मालिक जब यहाँ पर आता है तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जीवन साथी, पार्टनर, स्पाउस आपकी जिंदगी के स्ट्रगल्स को हैंडल करने में एक मेजर रोल आपके साथ प्ले करेगा। मतलब सिर्फ पार्टनर नहीं, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्टनर बने। एक रियल पैटर्न समझो। कई केसेस में मैंने देखा है, शादी से पहले फाइनेंशियल प्रेशर था, लोन था, स्ट्रेस था, लेकिन शादी जैसे ही हुई, पार्टनर वर्किंग निकलता है, इनकम बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है और लाइफ स्टेबल होने लग जाती है। मतलब आपके जीवन साथी ने आपके जीवन में आकर आपके ऋण, आपके डेब्ट्स और आपके स्ट्रगल्स को कम करने का काम किया, एक सपोर्ट बना। इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर ये प्लेसमेंट कमजोर है या अफ्लिक्टेड हुआ तो अननेसेसरी आर्गुमेंट भी होंगे, हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं शादी के बाद, फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। और ये सब आएगा अगर वहां अफ्लिक्शन आ रहा है छठे घर में। तो अब इसकी रेमेडी क्या है? बहुत प्रैक्टिकल है साथियों। आपको अपने पार्टनर के लिए एक्टिवली कुछ करना होगा।
करते रहना होगा, मतलब कभी खुद खाना बना लो, घर के काम में मदद कर दो, उनका स्ट्रेस कम कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें फील होना चाहिए कि आप जेन्युइनली एफर्ट डाल रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप छठे घर की एनर्जी को, सर्विस और हेल्प को एक्टिवेट करते हो तो वही घर आपके फेवर में काम करने लगता है। सिंपल तरीके से समझो साथियों, ये कॉम्बिनेशन ना पूरी तरीके से खराब है ना पूरी तरीके से परफेक्ट है। ये एक सर्विस बेस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहता है जहां दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट डालेंगे। अगर एफर्ट सही दिशा में गया तो यही प्लेसमेंट आपको स्ट्रांग बॉन्ड और स्टेबल लाइफ दे देगा, और अगर ईगो आ गए तो वही चीज कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगी। तो यहाँ की क्या है, मेन पॉइंट क्या है? यू शुड सर्व योर पार्टनर, और लाइफ आपको सर्व करना शुरू कर देगी। अब एक रिस्की प्लेसमेंट समझो, जब सातवें घर का मालिक खुद सातवें ही घर में बैठ जाए तो पहली बात समझ लो, ये प्लेसमेंट एक्सट्रीम रिजल्ट देता है। मतलब ये आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है और बहुत इम्बैलेंस भी बना सकता है। अगर इम्बैलेंस हुआ उतनी तेजी से नीचे भी गिरा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए। क्योंकि सप्तम स्थान खुद बहुत सेंसिटिव घर है। ये सिर्फ शादी नहीं है, ये बताता है दुनिया आपको कैसे देख रही है, आपकी इमेज, आपका स्टेटस, आपको मिलने वाला पहचान, रिकॉग्निशन, सब कुछ यहां से जुड़ा हुआ है। अब जब इसका मालिक यहीं बैठता है तो होगा क्या? आपका स्पाउस, आपका जीवन साथी बहुत स्ट्रांग होगा, डोमिनेंट होगा, और अक्सर बेटर लुकिंग होगा, बेटर पोजीशन होगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। मतलब पार्टनर आपके जीवन में आता है और आपका स्टेटस अचानक से बढ़ जाता है। आपको महसूस होता है लाइफ मेरी अपग्रेड हो गई, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? अगर आप खुद भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, जैसे मंगल ग्रह हो या सूर्य का इन्फ्लुएंस आप में स्ट्रांग हो, तो आप इस डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक पुरानी पिक्चर थी अभिमान, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, उसमें यही था, ईगो। एक उससे बड़ा आर्टिस्ट बन गया तो दूसरे में ईगो आ गया। प्रॉब्लम तब आती है जब आप डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और यहीं से शुरू होता है ईगो क्लैशेस, पावर का स्ट्रगल, आर्ग्यूमेंट्स। ये प्लेसमेंट आपको रिकॉग्निशन, पहचान तो देता है, छोटी छोटी चीजें, लोग आपकी तारीफ करें, आपको इंपॉर्टेंस दें, आपको पावरफुल फील हो। ये सब सप्तम हाउस की एनर्जी है साथी, ये आपको चाहिए। और जब सातवें घर का लॉर्ड स्ट्रांग हो तो ये सब आपको मिलता भी है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि कई केसेस में ये चैलेंजिंग हो सकता है? क्योंकि कुछ प्लैनेट्स यहां पर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते। जैसे अगर बुध यहां पर अकेला बैठ जाए तो ये रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, ड्यूअलिटी है। यहां पर मरकरी बुध जो है कंफर्टेबल नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे केसेस में आपको स्ट्रॉन्ग रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे सेफ अप्रोच यहां पर क्या होगी? अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए, पार्टनर की स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कीजिए, कंपैरिजन को अवॉइड कीजिए, और साथ ही गुरु की रेमेडीज कीजिए, या अपने चार्ट के डीटी को स्ट्रेंथन कीजिए। सिंपल समझिए, ये प्लेसमेंट आपको पावर, स्टेटस, स्ट्रॉन्ग पार्टनर जरूर देता है, लेकिन कंडीशन एक ही रखता है, आप उस पावर को हैंडल कर पाओ। अगर बैलेंस बना पाओ तो लाइफ अपग्रेड होगी। अगर ईगो आ गया बीच में तो वही चीज कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगी, और यही इस प्लेसमेंट का रियल टेस्ट है। अब बहुत सेंसिटिव और एक ट्रिकी प्लेसमेंट पर आते हैं साथियों। जब आपके सातवें घर का मालिक आपके आठवें घर में जाकर बैठता है, 8th हाउस में, तो सीधे सीधी बात करूं तो ये प्लेसमेंट साधारण नहीं। इसमें अप्स डाउन आते हैं और सडन इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आठवें घर का तो काम ही अचानक इवेंट करना है, फट पड़ना है। आठवां घर क्या है? सडन इवेंट्स, छुपी हुई चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ के इश्यूज और डीप कार्मिक चेंजेस। यहां पर एनर्जी स्टेबल नहीं होती, यहां चीजें अचानक बदलती हैं। अब जब सातवें घर का लॉर्ड यहां पर आया तो इसका सीधा इंपैक्ट आपकी शादी पर पड़ता है। मतलब रिलेशनशिप में अचानक से अप एंड डाउन, कभी बहुत अच्छा फील होता है, कभी अचानक से टेंशन, इमोशनल गहराई बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है। सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर क्या है? सोचिए, आपकी हेल्थ। इस प्लेसमेंट में बहुत बार ऐसा देखा गया है, मैंने देखा है कि स्पाउस को हेल्थ के इश्यूज आते हैं, या खुद को भी अचानक से हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है शादी के बाद। अचानक से मेडिकल के खर्चे बढ़ जाते हैं। अब ये किस तरीके की प्रॉब्लम होगी, ये डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह वहां पर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल गुरु, जो कि लीवर का, किडनी का, डाइजेशन का मालिक है, तो उनसे संबंधित इश्यूज देगा। बुध अगर होगा तो स्किन का प्रॉब्लम देगा, नर्वस सिस्टम का, स्पीच का इश्यूज को देगा। राहु अगर होगा तो क्रॉनिक या कॉम्प्लेक्स डिजीज देगा।
मंगल अगर होगा तो ब्लड इंजरीज और एक्सीडेंट से रिलेटेड चीजें दे सकता है। सूर्य अगर होगा तो हड्डियों का और आंखों का कारक का प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेसमेंट है ये सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है। अगर पॉजिटिव योग बन रहा है तो यहां पर ये आपको अचानक से पैसा दे सकता है, जायदाद दे सकता है, छुपे हुए गेन दे सकता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी यही दिलाएगा। इस प्लेसमेंट में अक्सर आपके जीवन साथी की फैमिली आपसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये नोटिस करना। मतलब इन लॉज से सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि शादी का मालिक इन लॉज के घर में चला गया। लेकिन साथ ही डिस्प्यूट्स के चांसेस भी बढ़ा देता है। तो यहां सबसे जरूरी क्या है? डिसिप्लिन बनाना, अवेयरनेस रखना और उपाय करते रहना, क्योंकि आठवां घर केयरलेस अप्रोच को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करता है। क्या करना चाहिए? हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, रेगुलर चेकअप कराते रहिए, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए, इन लॉज के साथ में बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को अवॉइड कीजिए। ओवरऑल ये प्लेसमेंट आपके लाइफ में डीप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। अगर आप कॉन्शियस होकर चलोगे तो ये आपको हिडन ग्रोथ जरूर देगा, और अगर केयरलेस हो जाओगे तो वही चीज स्ट्रगल के रूप में बनकर सामने आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर रूल बड़ा साधारण सिंपल है, अष्टम हाउस को हल्के में मत लो। ये या तो आपको बदल देगा या आपको सिखा देगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट बात समझो, अगर सातवें घर का मालिक आठवें घर में बैठ गया तो वो भी बहुत खराब कंडीशन में अगर है, तो कई बार लाइफ आपको ये सिखाती है कि शादी हर किसी के लिए नहीं होती। मतलब रिलेशनशिप बार बार टूटेगी, एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स आएंगे, या शादी टिक नहीं पाएगी। ऐसे पार्टनर्स देखने को मिल सकते हैं आपको। और कई लोगों में एनर्जी उन्हें धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है कि यार देख लिए शादी, ये रिलेशनशिप देख लिए, मेरे बस का नहीं। वो स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि अष्टम हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, जीवन बदल देता है, उसका उसका रूप हुलिया बदल देता है, अंदर से तोड़कर उसे बदल देता है, भीतर से बदलता है। और कारण क्या बनता है? शादी। अब एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात समझिए, कई बार हाथ में मैरिज लाइन, शादी की रेखाएं भी ये संकेत दे देती है कि रिलेशनशिप एरिया आपका स्ट्रेसफुल रहने वाला है। लेकिन ये चीज कंफर्म तब होती है जब कुंडली में भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा हो। कॉन्ट्रास्ट में अगर समझें तो सातवें घर का मालिक अगर नवम भाव में चला जाए तो पिक्चर पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये एक बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। जैसे ही शादी होती है, भाग्य एक्टिवेट हो जाता है, भाग्य खुलना शुरू होता है, पैसे बढ़ने लगते हैं, एफर्ट्स का रिजल्ट जल्दी मिलने लगता है, मतलब लाइफ सडनली फ्लो में आ जाती है। नाइन्थ हाउस क्या है? भाग्य, धर्म, बिलीफ सिस्टम, लंबी यात्राएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। तो जब शादी इससे जुड़ जाती है तो स्पाउस, जीवन साथी, आपके भाग्य को एक्टिवेट करने आपके जीवन में आता है। एक और पैटर्न समझो, शादी के बाद ऐसे लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राओं पे जाते हैं, रिलीजियस ट्रिप्स पे बहुत ज्यादा जाते हैं। और अगर यहाँ पर गुरु भी जुड़ जाए, किसी तरीके से इन्फ्लुएंस आ जाए गुरु का, तो कपल साथ में मंदिर जाते हैं, साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते देखे जाएंगे, साथ में डोनेशन करते देखे जाएंगे, और इसी से उनका भाग्य भी बढ़ता है। तो इस प्लेसमेंट में क्या करना चाहिए? पार्टनर के साथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कीजिए, रिलीजियस प्लेसेस को विजिट कीजिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि यही चीज आपकी शादी का कोर स्ट्रेंथ बनती है। अष्टम वाला कॉम्बिनेशन आपको टेस्ट करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है आठवें घर में। लेकिन नाइन्थ हाउस वाला कॉम्बिनेशन आपको अपलिफ्ट करता है, एक्सपेंड करता है, गुरु की राशि, गुरु का घर है। अब आपकी कुंडली में क्या है और आप उसे कैसे हैंडल करते हो, वही आपकी शादीशुदा जिंदगी का रियल रिजल्ट डिसाइड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है, ध्यान से समझिएगा। सातवें का मालिक अगर 10वें घर में चला जाए, तो सप्तम भाव का मालिक जब 10वें में आता है तो ये एक मिला जुला, मिक्स्ड बट पावरफुल कॉम्बिनेशन है साथी। सबसे पहले यहां पर क्या पैटर्न देखने को मिलेगा? आप अपने लाइफ पार्टनर से अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पर मिल सकते हो, मुलाकात वहां होगी, या आप दोनों एक ही फील्ड में, एक ही ऑफिस में काम करते होंगे, या एक ही सेगमेंट में होंगे। मतलब सेम माइंडसेट होगा, सेम गोल्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, और ये चीज रिलेशनशिप को ग्रो करने में मदद करती है। बहुत बड़ा एक फायदा क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है इस टाइम पे।
क्यों? क्योंकि दोनों को समझ है काम भी जरूरी है और रिलेशनशिप भी जरूरी है। काम को अगर घर लाते हैं तो भी वो चिक चिक नहीं होती। थोड़ा सा स्ट्रांग अगर ये बन जाए तो ये प्लेसमेंट आपको दे सकता है बिजनेस पार्टनरशिप विद द स्पाउस। जॉब से बिजनेस में शिफ्ट हो जाओ दोनों मिलकर, मैरिज के शादी के बाद में ग्रोथ कर लो। मतलब आपका जीवन साथी आपके जीवन में करियर का बूस्टर बनकर आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम भी आती है, कहां आती है? कंपटीशन में। अगर दोनों का नेचर कॉम्पिटिटिव हुआ तो वही कंपटीशन की भावना घर में क्लैश का कारण बनती है। ईगो क्लैशेस, कंपैरिजन, मैं बेहतर हूं, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो इसका उपाय, सॉल्यूशन क्या है? कंपैरिजन को अवॉइड करो, टीम वर्क का माइंडसेट रखो, पार्टनर को कॉम्पिटिटर मत बनाओ, पार्टनर ही समझो। अब सातवें का मालिक है जब 11वें घर में आ जाता है तो ये प्लेसमेंट जनरली गेन का कॉम्बिनेशन है। 11वां घर गेन्स का है। शादी के बाद इनकम बढ़ेगी, नेटवर्क बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, कॉन्टेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब आपका जीवन साथी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। लेकिन हिडन प्रॉब्लम भी है, यहां पर इन लॉज का इशू आता है। आपके पेरेंट्स से स्पाउस की नहीं बनेगी, ये होगा, या इन लॉज से आपके खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। और ये छोटी बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की फाइट तक जा सकता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन भी है, क्या है? अलग रहना शुरू कर दीजिए, बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए, वरना अननेसेसरी क्लैशेस बढ़ेंगे। एक और डीप चीज इसमें समझिए, 11वां घर लॉन्ग टर्म के हेल्थ इश्यूज देता है। तो भविष्य में आपके स्पाउस को क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज, मेडिकल एक्सपेंसेस ये बढ़ सकते हैं। तो क्या करना है? हेल्थ को कॉन्शियस रहो, लाइफस्टाइल को सही रखो, अर्ली प्रिवेंशन रखो, पहले से ही अपना उपाय लेकर चलो। और अगर स्पेसिफिक प्लैनेट स्ट्रांग है तो उसी हिसाब से केयर भी करना पड़ेगा। मंगल है तो इंजरी का रिस्क रहेगा, शनि है तो ब्रीदिंग स्टेमिना का रिस्क रहेगा, जुपिटर है तो लीवर और किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है। 10वां घर का जो प्लेसमेंट है, 7वें का मालिक 10वें में आए, ये आपको करियर में ग्रोथ देगा, पार्टनरशिप में पावर देता है। लेकिन 11वें घर वाला प्लेसमेंट आपको पैसा और नेटवर्क दोनों से गेन देता है। दोनों में कॉमन लेसन लेकिन फिर भी है बैलेंस। अगर बैलेंस दोनों में रख लिया तो ये प्लेसमेंट लाइफ को अपग्रेड कर देगी। और अगर ईगो और इग्नोरेंस आ गई तो वही चीज प्रॉब्लम बन जाएगी। अब आखिरी प्लेसमेंट पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर 7वें का मालिक 12वें घर में आकर बैठ जाए तो सबसे पहले समझिए 12वां घर क्या होता है। 12वां घर आपकी बेडरूम की लाइफ, प्राइवेसी, इंटीमेसी, हिडन डिजायर्स, लॉस, सरेंडर। मतलब ये वो जगह है जहां पर रिलेशनशिप सबसे ज्यादा प्राइवेट और रियल होती है। इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? ट्रस्ट। यहां चीजें हाफ नहीं चलती। या तो आप अपने पार्टनर पर 100% ट्रस्ट करोगे या फिर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। बीच का रास्ता यहां पर काम नहीं करता है। दूसरा बड़ा फैक्टर समझिए, आपकी डिजायर्स और फैंटेसीज। इस प्लेसमेंट में पार्टनर के प्रति अट्रैक्शन आपका स्ट्रांग होता है, फैंटेसीज बहुत हाई होती है, इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट बहुत गहरा होता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ कंट्रोल भी जरूरी है, वरना ओवर एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम बन सकता है। प्लेनेट के हिसाब से समझिएगा, अगर यहाँ पर गुरु का इन्फ्लुएंस आ गया 12वें घर में, जब 7वें का मालिक वहां चला गया, तो डीप ट्रस्ट होगा, स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी, प्योर अटैचमेंट होगा। आप आंख बंद करके पार्टनर पर भरोसा कर रहे हो। अगर बुध है तो ओवर थिंकिंग होगी, डाउट्स आएंगे, बार बार क्वेश्चन करोगे आप अपने पार्टनर की बातों, मतलब ट्रस्ट स्टेबल नहीं रहेगा। अगर मंगल ने यहाँ कनेक्शन बना लिया 12वें घर पे, तो अग्रेशन होगा, स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन होगा, डोमिनेंट नेचर होगा, और पार्टनर भी एक्टिव होगा, एनर्जेटिक टाइप होगा। अगर राहु ने यहाँ पर कनेक्शन बना ली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ऑब्सेशन हो जाएगा, एक्सट्रीम अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन साथ में डिससेटिस्फैक्शन भी देगा। मतलब एक तरफ स्ट्रांग डिजायर होंगी, दूसरी तरफ कुछ चीज मिसिंग होगी, ऐसी फीलिंग आएगी कि कुछ मिसिंग है हम दोनों के रिलेशन में। और अगर केतु का इंपैक्ट यहां पर आ जाता है तो आपका पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं होगा, साइलेंस ज्यादा होगा, कनेक्शन अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। और आप सोचोगे ये एक्सप्रेस क्यों नहीं करता, ये बात क्यों नहीं करता, खुलता क्यों नहीं, जबकि केतु इंटरनली कनेक्ट करना चाहता है।
ये प्लेसमेंट आपको सिखाता है 12वें घर का ट्रस्ट करना है, कंट्रोल रखना है, एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना है। अगर आपने सही बैलेंस बनाना सीख लिया तो ये प्लेसमेंट आपको डीप इमोशनल फिजिकल बॉन्डिंग दे देगा। और अगर कंट्रोल ही नहीं रखा तो ये चीज कंफ्यूजन, डाउट और डिससेटिस्फैक्शन में बदल सकती है साथियों। तो सिंपल सा रूल याद रखो, 12वें घर में मैरिज का साथी आएगा तो ट्रस्ट करना है, कंट्रोल करना है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है। अगर ये तीनों मैनेज हो गई तो रिलेशनशिप बहुत गहरी और पावरफुल बन जाएगी। तो दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही गहरी जर्नी यात्रा पूरी की, 7वें घर के मालिक का सभी 12 घरों में सीक्रेट समझा। अब आप ये नोटिस करोगे कि शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक एनर्जी का गेम है, एक कर्मा सिस्टम है, जहां पर हर प्लेसमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाने आया है। यही आपको एडजस्ट करना है। कहीं पर तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं पर आपको ट्रस्ट सीखना होगा, कहीं पर आपको ईगो सीखना होगा और कहीं पे पार्टनर के साथ में मिलकर ग्रो करना होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी कुंडली में आपका 7th लॉर्ड कहां पर बैठा है और क्या आप उसकी एनर्जी को सही से समझ पा रहे हो? क्या आप जो मैंने टॉपिक्स बताए इससे रिलेट कर पा रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना, मैं खुद पढ़ता हूं पर्सनली और रिप्लाई भी करता हूं। मैं चाहता हूं आप लिखें। और अगर आपको वीडियो जेन्युइनली वैल्यूएबल लगी हो, आपके नॉलेज में इसने इजाफा किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी गहरे में जाएंगे, रियल लाइफ की केस स्टडीज देखेंगे, एडवांस टेक्निक्स देखेंगे और हिडन एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स को आप इस तरीके के लगातार मिलते रहेंगे। कहीं और मिले ना मिले, यहां जरूर मिलेंगे। याद रखिएगा, शादी किससे होगी ये डेस्टिनी हो सकती है, लेकिन उसे कैसे निभाना है वो पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ग्रो करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा, कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम।